हेलो एवरीवन, दिस इज कमल रामनानी और आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेफ्रॉन के बारे में। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि किडनी के स्ट्रक्चर पे बात की थी, जिसके बाद हमने नेफ्रॉन पे बात छोड़ी थी। तो नेफ्रॉन हमारे पास स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इस वजह से क्योंकि ये फंक्शंस परफॉर्म करता है किडनी के, और स्ट्रक्चरल यूनिट इस वजह से क्योंकि ये किडनी के स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि सर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी या बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी, हमने तो सेल को पढ़ा है। सेल इज द स्ट्रक्चरल और बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी। तो क्या नेफ्रॉन हमारे पास एक सेल है जो किडनी को बना रहा है? क्या नेफ्रॉन हमारे पास एक सेल है? तो उसका जवाब है कि नेफ्रॉन हमारे पास सेल नहीं है। नेफ्रॉन हमारे पास टिश्यू है। व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज अ टिश्यू। तो सर अगर नेफ्रॉन हमारे पास सेल नहीं है और नेफ्रॉन हमारे पास टिश्यू है, मींस कंसिस्टिंग ऑफ फ्यू सेल्स, तो क्या इस टिश्यू को हम स्ट्रक्चरल यूनिट कह सकते हैं? तो हाँ, उसका जवाब है हाँ। हम नेफ्रॉन जो कि टिश्यू है उसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नेफ्रॉन कह सकते हैं। तो उसका जवाब ये है कि क्यों हम नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं, वो इस वजह से क्योंकि ये किडनी का स्ट्रक्चर बनाता है। किस तरीके से किडनी का स्ट्रक्चर बनाता है? हमने लास्ट टाइम बात की थी पिरामिड पे। तो पिरामिड में ये पिरामिड है हमारे पास। तो पिरामिड में देखें कि ये पिरामिड किस चीज़ का कंसिस्ट है? पूरा के पूरे नेफ्रॉन का कंसिस्ट है। तो वो जो किडनी के अंदर जो डिफरेंट पिरामिड्स होते हैं, जो किडनी के अंदर डिफरेंट पिरामिड्स होते हैं, वो किस चीज़ के कंसिस्ट होते हैं? ये पिरामिड से मेडुला के अंदर किस चीज़ पे कंसिस्ट होते हैं? नेफ्रॉन पे कंसिस्ट होते हैं। अच्छा सर, ठीक है। अगर नेफ्रॉन हमारे पास स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है और नेफ्रॉन वो टिश्यू है जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनाता है नेफ्रॉन का या पर्टिकुलरली पिरामिड का, तो सर ये बताएं कि कितने नेफ्रॉन होते हैं किडनी के अंदर? तो एक किडनी के अंदर हमारे पास 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। यू आर मिलीनियर। कोई आपसे पूछे कि आप मिलीनियर हो, तो उसको बोले हाँ मैं मिलीनियर हूँ। कैसे मिलीनियर हो? क्योंकि मेरे पास 1 मिलियन नेफ्रॉन है एक किडनी में, और हमारे पास 2 किडनीज होते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास 2 मिलियंस नेफ्रॉन्स होते हैं। द टोटल नेफ्रॉन्स इन दी बॉडी आर 2 मिलियन। ये सवाल भी आया हुआ है पास्ट में कि कितने टोटल नेफ्रॉन्स होते हैं बॉडी के अंदर? 2 मिलियंस होते हैं। एक ईच किडनी हैविंग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स एंड 2 किडनीज हैविंग दी 2 मिलियन नेफ्रॉन्स। तो आए हम कुछ नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि नेफ्रॉन जो है किडनी में किस जगह पर होता है, और तीसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। तो यहाँ तक हमने ये बात की कि व्हाट इज नेफ्रॉन। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेफ्रॉन। फंक्शनल इस वजह से क्योंकि फंक्शन करवाता है किडनी के, और स्ट्रक्चरल इस वजह से क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है किडनी की। हालांकि ये एक सेल नहीं है, ये एक टिश्यू है, पर बीइंग अ टिश्यू ये फिर भी मदद करता है स्ट्रक्चर बनाने में किडनी की। अब आए हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कैप्सूल है। ये सी शेप्ड हमारे पास क्या है? एक कैप्सूल है। ठीक है। इस सी शेप्ड कैप्सूल को मैं कहता हूँ बोमांस कैप्सूल। इसको मैं क्या कहता हूँ? बोमांस कैप्सूल। ठीक है। इसी बोमांस कैप्सूल के पास जो है हमारे पास आते हैं कुछ कैपिलरीज। ये कैपिलरी आई, और यहाँ पर वो एक जो है बॉल स्ट्रक्चर बना देती है। कौन सा स्ट्रक्चर बना देती है? मतलब इतनी डिवाइड होती है कि एक बॉल स्ट्रक्चर बन जाता है, और उस बॉल स्ट्रक्चर को मैं क्या कहता हूँ? इस बॉल स्ट्रक्चर को मैं कहता हूँ ग्लोमेरुलाई। ग्लोमेरुलाई, ग्लोमेरुलस कहूँ, और अगर पिलर देखें तो ग्लोमेरुलाई हो जाएंगे। तो अभी हमने क्या देखा कि एक कैप्सूल नुमा एक शक्ल है, सी शेप्ड कैप्सूल है कुछ इस तरीके से, और उसके अंदर हमारे पास जो है वो कैपिलरीज बनी हुई हैं जो आ रही हैं, उसको हमने ग्लोमेरुलाई कह दिया।
तो सर सवाल ये है कि कैपिलरीज तो हर ऑर्गन में होती हैं, तो क्या हर ऑर्गन में हम उसको ग्लोमेरुलाई कहेंगे? तो उसका जवाब है नहीं। ग्लोमेरुलाई हम सिर्फ किडनी में कहेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरी जगह पर कहीं पर भी कैपिलरीज इस तरीके से बॉल स्ट्रक्चर नहीं बनाती। ये बॉल स्ट्रक्चर कैपिलरीज सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर बनाती हैं? किडनी के अंदर बनाती हैं। इस वजह से हम इन कैपिलरीज को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलाई। ग्लोमेरुलाई लैटिन वर्ड है, ग्लोमेरुलाई बॉल को ही कहते हैं। तो वो बॉल शेप जो स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलाई कैपिलरीज बना रही हैं, उनको हमने, जो ब्लड कैपिलरीज बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर बना रही हैं, उनको हमने ग्लोमेरुलाई नाम दे दिया। अब जो आ रही है ब्लड कैपिलरी, द ब्लड कैपिलरी विच इज कमिंग टू दीज ग्लोमेरुलाई, इसको हम कहेंगे एफेरेंट कैपिलरी या एफेरेंट आर्टीरियोल। एफेरेंट आर्टीरियोल, और आर्टीरियोल से ही हमारे पास कैपिलरी बनती है, तो इसको हम एफेरेंट आर्टीरियोल कहेंगे। और जो यहाँ से बाहर जा रही है, जो यहाँ से बाहर जा रही है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, तो ये हमारे पास एफरेंट आर्टीरियोल और ये हमारे पास इफरेंट आर्टीरियोल। अगर आप भूल जाएं कि ले आने वाला कौन सा है और बाहर जाने वाला कौन सा है, तो उसका इजी वे ये है कि ए हमारे पास सबसे पहले आता है। ठीक है, तो लेके आने वाला हमेशा सबसे पहले ही आएगा। मैं कोई चीज़ लेकर जाऊंगा कहीं पे, तो मैं वहाँ पर पहले ही हूँगा, तो लेके आने वाला पहले ही पहुँचता है। इस वजह से हम एफेरेंट, ए से एफेरेंट आर्टीरियोल पहले आता है, मीन्स लेके आने वाला, और ई से एफेरेंट मतलब बाहर जाने वाला, या ई से आप ऐसे भी याद करते हैं एग्जिट मतलब बाहर जाने वाला रास्ता। तो ए से एफेरेंट आर्टीरियोल आने वाला, ई से इफरेंट आर्टीरियोल बाहर जाने वाला, ई से हम एग्जिट एफेरेंट को हम याद कर सकते हैं, और ए से हमारे पास जो है वो एफेरेंट आर्टीरियोल आ जाता है। अब इस बोमांस कैप्सूल को और ग्लोमेरुलाई को मिलाकर हम कहते हैं, इस ग्लोमेरुलाई और बोमांस कैप्सूल को दोनों को मिलाकर हम कहते हैं मेल्पीग्लियंस बॉडी। ये मेल्पीग्लियंस बॉडी जो है हमारे पास, मेल्पीग्लियंस बॉडी हम इसको क्यों कहते हैं? ये कोई बायोलॉजिकल नेम नहीं है, बल्कि मेल्केगी जो है, मेल्पेगी हमारे पास जो साइंटिस्ट था, बड़ा ही मुश्किल नाम है, इटालियन साइंटिस्ट था मेल्पीग्लियन बॉडी हम इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि मेल्पीग्ली हमारे पास साइंटिस्ट था जिसने पहली बार ये देखा था कि भाई ये जो कैपिलरीज हैं ये थोड़ी डिफरेंट हैं, तो इस वजह से इनको हम ग्लोमेरुलाई कहते हैं। और ये जो कैप्सूल उनको कवर कर रहा है उसको हम बोमांस कैप्सूल कह रहे हैं, तो उसके नाम पे इसको हमने मेल्पीग्लियंस बॉडी उसने रख दिया। अब ये जो हमारे पास कैप्सूल है, इस कैप्सूल से हमारे पास एक ट्यूब निकलेगा। ठीक है, और वो ट्यूब जो है वो कॉन्वुलेटेड हो जाएगा। कॉन्वुलेटेड का मतलब क्या है? कॉन्वुलेटेड का मतलब हमारे पास होता है टेढ़ा मेढ़ा। कॉन्वुलेटेड कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कॉन्वुलेटेड मतलब कोई टेढ़ा मेढ़ा ऐसे गोल जो होता है, टेढ़ा मेढ़ी कोई चीज़ होती है, जैसे कोई धागा वगैरह ऐसा टेढ़ा हो जाए, उसको मैं कहूँगा कि कॉन्वुलेटेड है। तो ये हमारे पास बोमांस कैप्सूल के करीब है, इस वजह से मैं इसको कहता हूँ प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। कोई भी चीज़ जिसके करीब होगी उसको मैं कहूँगा प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। अगर मैं इसको प्रॉक्सिमल कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ब्लैक मार्कर है, मेरे पास रेड मार्कर है, ये मेरा हाथ है, मैं कहूँगा ये ब्लैक मार्कर मेरे हाथ के करीब है, इट इज़ प्रॉक्सिमल टू माई हैंड, एंड दैट रेड मार्कर और पिंक मार्कर इज डिस्टल टू माई हैंड। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है तो इसका मतलब एक डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल भी होगी। इसका मतलब कि एक डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल भी होगी, जो किससे डिस्टल होगी? जो हमारे पास बोमांस कैप्सूल से डिस्टल होगी। तो एक हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल जो मतलब करीब होगा, और दूसरा हमारे पास डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल जो हमारे पास उससे दूर होगा। इस प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल को और इस डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल को हमारे पास एक ट्यूब जो है, एक यू शेप ट्यूब जो है वो ज्वाइन कर रहा होता है, जो ऐसे लूप बनाता है।
एक यू शेप्ड ट्यूब ऐसे दोनों को ज्वाइन कर रहा होता है, जो एक लूप बनाता है, जिस लूप को मैं कहता हूँ लूप ऑफ हेनले। अब यहाँ पे जो साइंटिस्ट था उसका नाम हेनले था, तो लूप ऑफ हेनले इसका नाम आ गया। अब ये जो लूप ऑफ हेनले है, ये जो नीचे जा रहा है इसको मैं कहता हूँ डिसेंडिंग, ठीक है, और ये जो ऊपर जा रहा है इसको मैं कहता हूँ असेंडिंग, ठीक है। जो नीचे जा रहा है डिसेंडिंग और जो ऊपर आ रहा है उसको मैं असेंडिंग में, सीढ़ियों से नीचे जा रहा हूँ तो डिसेंड कर रहा हूँ, अगर मैं उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर आ रहा हूँ तो मैं असेंड कर रहा हूँ। ये इंग्लिश के टर्म्स हैं। तो ये हमारे पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है और ये हमारे पास असेंडिंग लूप ऑफ हेनली है। ये जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनली है, ये जब शुरू होती है तो थिन होती है और जब एंड हो रही होती है तो ये थिक हो जाती है। तो इस वजह से हम इसको थिन लूप ऑफ हेनले भी कहते हैं और इसको हम थिक लूप ऑफ हेनले भी कहते हैं। अब थिक और थिन में हमने इनको क्यों डिवाइड किया है? ड्यू टू देयर फंक्शंस। क्या फंक्शंस है ये हम आगे देखेंगे। तो अभी के लिए हमें ये पता चला कि बोमान्स कैप्सूल जिसके अंदर कैपलरीज पड़ी हुई हैं, उन कैपलरीज को हमने बॉल शेप्ड बना रही हैं, तो इनको हमने क्या नाम दे दिया? ग्लोमेरुलाई। उन्हीं जो बोमान्स कैप्सूल है, एक ट्यूब निकल रहा है और वो कॉन्वुलेटेड हो रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है और करीब है बोमान्स कैप्सूल के, तो हमने उसको क्या नाम दे दिया? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। और एक दूसरा टेढ़ा मेढ़ा ट्यूब है, कॉन्वुलेटेड ट्यूब है, जो कि दूर है बोमान्स कैप्सूल से, तो हमने उसको डिस्टल नाम दे दिया। और उन दोनों को मिलाने वाला एक यू शेप ट्यूब है जिसको हमने लूप ऑफ हेनली कह दिया। एक नीचे वाला डिसेंडिंग, एक ऊपर आने वाला असेंडिंग, ये थिन और ये थिक, ठीक है सर। अब ये जो हमारे पास डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है, ये डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल आगे चल के खुल जाता है एक ऐसी डक्ट में जो दूसरे नेफ्रॉन से भी कनेक्टेड होती है, जो दूसरे नेफ्रॉन से भी हमारे पास क्या ला रही होती है? यूरिन वगैरह जो भी फ्लूइड आ रहा है उसको वो ला रही होती है। तो इसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। कलेक्टिंग डक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कलेक्ट कर रही होती है सारी जगहों से, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। तो हमारे पास ये सब चीज़ें क्लियर हो गई कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के अंदर यही चीज़ें हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें हैं कि बोमान्स कैप्सूल और उसके अंदर ग्लोमेरुलाई जिसको हम मेल्पिगिलियन बॉडीज कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और दोनों को मिलाने वाला लूप ऑफ हेनली और डिस्टल कॉन्वुलेटेड हमारे पास खुलता है किसमें? कलेक्टिंग डक्ट में। अब ये जो हमारे पास इफरेंट आर्टीरियोल है, ये जो हमारे पास इफरेंट आर्टीरियोल है, ये इफरेंट आर्टीरियोल दो में डिवाइड हो जाता है। ये इफरेंट आर्टीरियोल किस में डिवाइड हो जाता है? दो आर्टीरियोल्स में डिवाइड हो जाता है। उन दो आर्टीरियोल्स का नाम है पेरी ट्यूब्यूलर कैपलरीज। उन दो का नाम क्या है? एक का नाम है पेरी ट्यूब्यूलर कैपलरी और दूसरे का नाम है वाजा रेक्टा, ठीक है। जो इफरेंट आर्टीरियोल है, इफरेंट आर्टीरियोल दो में डिवाइड हो जाता है। इफरेंट आर्टीरियोल किस में डिवाइड हो जाता है? ये जो हमारे पास इफरेंट आर्टीरियोल एग्जिस्ट होने वाला, बाहर आने वाला आ रहा है, ये दो में डिवाइड हो जाता है। एक को हमने क्या नाम दे दिया? पेरी ट्यूबुलर कैपलरी, और दूसरे का नाम क्या है? वाजा रेक्टा। अब ये जो पेरी ट्यूबुलर कैपलरी है, इसके नाम में ट्यूब आ रहा है, तो जो भी कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल हैं, ये पेरी ट्यूबुलर कैपलरीज उनके पास जाएंगी। ये पेरी ट्यूबुलर कैपलरीज जो भी हमारे पास कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, इनके पास जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गई? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में पेरी ट्यूबुलर कैपलरीज, और यही फिर पेरी ट्यूबुलर कैपलरीज आगे जाके किस में जाएंगी? डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। तो ये इफरेंट आर्टीरियोल दो में डिवाइड हुई, एक जो है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड और डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में गई, जिसको हमने क्या नाम दे दिया? पेरी ट्यूबुलर कैपलरीज। और दूसरी का नाम हमारे पास, जो दूसरी इफरेंट है हमारे पास, उसका नाम है हमारे पास वाजा रेक्टा। वो कहाँ पर जाएगी? वो जाएगी हमारे पास लूप ऑफ हेनले में।
ये हमारे पास कहाँ पर जाएगी, लूप ऑफ हेनले में जाएगी। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर था किडनी का, सिंपल स्ट्रक्चर था हमारे पास नेफ्रॉन का, जिसमें बोमांस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले और इफरेंट आर्टीरियोल किस में डिवाइड हो रही है, एक पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो पीसीटी और डीसीटी पे जा रही है, और दूसरा हमारे पास वेजा रेक्टा पर। ये हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अब हम ये देखेंगे कि ये अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बता पाऊंगा कि हमारे पास किडनी में कहाँ पर होता है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन का रेगुलेटरी फंक्शन क्या है, और उस पर किस तरीके से हार्मोन्स और दूसरे रेगुलेटरी फंक्शंस काम करते हैं। थैंक यू सो मच।